वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है 00 मी के यूट्यूब चैनल पे। सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे। ये है आपका पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप पार्ट 1 को चेक करना, जिससे कि आपको चैप्टर जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ये आपका पार्ट 2 है और पार्ट 1 आपका पहले ही अपलोड हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको 1 से लेके टोटल आपके 20 पॉइंट्स तक आपको क्लियर करवा दिया था। आज हम जहाँ से पढ़ने वाले हैं वो आपका 21 पॉइंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो का मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। वे अपना हिसाब किताब तथा साहित्य इन्हीं पट्टिकाओं पर लिखते थे। उनकी लिपि कीलाकार थी। बेसिकली इसमें क्या बताया जा रहा है कि मेसोपोटामिया के लोग उस टाइम पे भी हिसाब किताब रखते थे, अपना बायोडाटा रखते थे, या उनको अगर कुछ भी पढ़ना लिखना होता था वो तो किस चीज़ पे पढ़ते थे, वो मिट्टी की बनी हुई जो पट्टिकाएँ होती हैं ना उन पर पढ़ते थे। ठीक है, और उन्हीं पर अपना हिसाब किताब लिखते थे। जैसे इस टाइम पे अभी साहित्य की पुस्तक चलती हैं तो उस टाइम पे साहित्य के क्या चलते थे, पट्टिकाएँ चलते थे। और उनकी लिपि कैसी थी, उनकी लिपि थी कीलाकार। एंड 22 पॉइंट है आपका मेसोपोटामिया को बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। ठीक है, अधिकतर लिखावट जो थी वो बोलने के तरीके को प्रदर्शित करती थी। बेसिकली इसमें क्या बताया जा रहा है कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे ना वो कम एजुकेटेड थे। मतलब एजुकेटेड तो थे, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, बट कम पढ़े लिखे थे। वो लोग सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते थे ना वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते थे। जो आपकी साइन लैंग्वेज होती है ना, मतलब कि चित्र को देख के हम किसी भी चीज़ को समझ जाते हैं, तो वो लिखावट के ज़रिए क्या करते थे कि प्रदर्शन करने की कोशिश करते थे। ओके, पढ़े लिखे थे पर कम पढ़े लिखे थे। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है 23 पॉइंट आपका क्या बोलता है कि पुरातत्वविद के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की। इस संबंध में एक प्राचीन शासक एन मरकर का नाम उल्लेखनीय है। इसमें क्या है आपका कि पुरातत्वविद के अनुसार, मतलब जिन्होंने मेसोपोटामिया की खोज की है उन्हें हम पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, एसएसटी की लैंग्वेज में, हिस्टोरिकल लैंग्वेज में। तो सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की। मतलब यहाँ पे व्यापार कहाँ से आया, यहाँ पे लेखन प्रणाली कब से चालू हुई। तो जो मेसोपोटामिया के राजा थे ना उन्होंने ही यहाँ पे व्यापार की संरचना की और उन्होंने ही यहाँ पे क्या करा, लेखन की संरचना की। ठीक है, और सबसे पहले जो यहाँ पे अगर राजा अगर हम देखें, सबसे पुराने और सबसे पहले राजा का नाम अगर हम चेक करते हैं तो किस राजा का नाम आता है, एन मरकर। आपको ये याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू पुरातत्वविद उन्होंने ये बोला है कि व्यापार की स्थापना और लेखन प्रणाली की स्थापना एन मरकर ने की थी। 24 पॉइंट है आपका 5000 ईसा पूर्व में दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास शुरू हो गया था। इन बस्तियों में कुछ बस्तियां कालांतर में प्राचीन शहर बन गई। इसमें क्या है आपका कि 5000 ईसा पूर्व जो दक्षिण के साइड में मेसोपोटामिया की जितनी भी बस्तियां थी, जितने भी घर थे, वो धीरे धीरे क्या हो गए, डेवलप हो गए। जब वो डेवलप हुए तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग उनको किस में गिना जाने लग गया है, उनको एशियन टाइम की जो सिटीज़ होती है ना उसमें गिना जाने लग गया है। 25 पॉइंट है आपका मेसोपोटामिया की खुदाई में सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था। यह मंदिर कच्ची ईंटों से बना हुआ था और मंदिर में अलग अलग देवी देवताओं का निवास था, जैसे उर जो चंद्र देवता थे और इन्नाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। मतलब इसमें क्या है कि सबसे पहले अगर हम देखें कि मंदिर हमें कहाँ से मिला, तो मेसोपोटामिया जो में मंदिर है ना वो खुदाई के दौरान मिला था। अब मंदिर होता कैसा था, जैसे छोटे छोटे आपके दिवाले होते हैं ना, मतलब देवघर जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, वैसा था। और वो किससे बना हुआ था, कच्ची ईंटों से बना हुआ था। उसमें कौन कौन से मंदिर थे, मतलब कौन कौन से देवी देवताएं थे, तो उस टाइम पे जो चंद्र देव होते हैं ना, इनकी चांद को वहाँ पे उर बोला जाता था, जो चंद्र के देवता कहलाते थे। और इन्नाना यानी कि जो प्रेम की और युद्ध की देवी कहलाती थी। तो कुछ इस तरीके के यहाँ पे इनके भगवान हुआ करते थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 27 है आपका ये कि उर आपका इसमें बताया जा रहा है कि उर में, मतलब 26 पॉइंट है सॉरी आपका मेसोपोटामिया में नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। वहाँ की जल निकासी व्यवस्था मोहनजोदड़ो की जल निकासी की व्यवस्था से अलग थी। लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बुहाकर गलियों में डालते थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता में क्या होता है ना कि हड़प्पा सभ्यता में एकदम प्रॉपर प्लानिंग होती है। ठीक है, नगर नियोजन की सब कुछ अच्छे से होता है। वहाँ पे जल निकासी यानी कि जो घर का पानी होता है ना गंदा, वो नालियों में डाला जाता है
है और घर से क्या होता है, ये अटैच रहती है चीज़ें, फिर वो नालियों में जो गंदा पानी होता है वो चला जाता है, ठीक है। बट मेसोपोटामिया में क्या है, ना तो यहाँ पे नगर नियोजन है, यानी कि शहर बनाने की बिल्कुल भी प्लानिंग अच्छी नहीं है, ना ही यहाँ पे घर का जो गंदा पानी होता है उसको डालने की कहीं पर व्यवस्था है। यहाँ के जो लोग होते हैं ना, घर का अपना सारा कूड़ा कचरा क्या कर देते हैं, गलियों में घेर देते हैं, मतलब कि बाहर की साइड घेर देते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। ओके, अब 27 पॉइंट है आपका कि उर में नगर वासियों के लिए एक कब्रिस्तान था जिसमें शासकों तथा जनसाधारण की समाधियां पाई गई हैं, परंतु कुछ लोगों की कब्र साधारण घरों की ज़मीन के नीचे भी पाई गई हैं। देखिए, इसमें भी ना एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि उन लोगों के पास, मतलब जैसे हड़प्पा सभ्यता था कि हड़प्पा सभ्यता में क्या था, जितने भी शवाधान होते थे ना उनको बेसिकली एक गड्ढे में दबाया जाता था, उनके लिए स्पेशल समाधियाँ बनाई जाती थी, फिर उनकी फेवरेट चीज़ें क्या होती थी उन्हीं के साथ मतलब गाड़ दी जाती थी, ठीक है। पर यहाँ पे जो उर नगर है ना मेसोपोटामिया में, तो वहाँ पे देखा जा रहा है कि कब्रिस्तान के लिए उनके पास एक जगह थी, ठीक है। और कब्रिस्तान में सबसे ज़्यादा किसकी समाधियाँ पाई जाती थी, राजाओं की और जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं ना उनकी। लेकिन जो नॉर्मल लोग थे ना, कभी कभी वो लोग क्या करते थे, अपने घर की ज़मीनों में गड्ढा करके वहाँ पर कब्र बना के उनकी समाधियाँ को गाड़ दिया करते थे। ओके, अब इसमें आपका जो 20 पॉइंट है, 28 पॉइंट, वो ये बताता है कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का विकास हुआ। धन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा समाज के छोटे वर्ग के हाथों में केंद्रित था और मेसोपोटामिया में समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते थे। साथ ही आपका ये बताया जा रहा है कि पिता परिवार का मुख्य होता था। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से कि नगरों में व्यवस्था क्या थी, मतलब कि नगरों में एक होता है ना सोसाइटी, तो नगर यानी कि शहर में उनकी सोसाइटी किस तरीके की थी, तो सोसाइटी ये थी कि यहाँ पे एक उच्च समाज का विकास हुआ था, ठीक है। अब वो उच्च समाज में कैसे तरीके के लोग आते थे, जिनके पास ज़्यादा पैसा था, ठीक है, जिसके समाज में क्या था, एक छोटे वर्ग के हाथों में, मतलब कि उसका जो परिवार है वो छोटा होगा, ठीक है, जिसमें कौन कौन होगा, सिर्फ पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल होंगे, और उस परिवार को हम क्या कहेंगे, एकल परिवार कहेंगे। और उसमें जो मुखिया होगा घर का वो कौन होगा, पिता होगा। ओके, तो आपको समझ आया शॉर्ट में कि नगरों में क्या होता था, जो सोसाइटी होती थी उसमें उच्च था, यानी कि हाई सोसाइटी वाले लोगों के पास धन दौलत थी, एकल परिवार था, पति पत्नी और 2 बच्चे, साथ ही जो फादर्स होते थे यानी कि जो पिता होते थे वो परिवार के मुखिया होते थे। ओके, एंड 29 पॉइंट है आपका इसमें कि 2000 ईसा पूर्व के बाद जो भी मारी शहर का विकास राजधानी के रूप में हुआ, और यह राज्य फरात नदी की ऊर्ध्वाधर, ठीक है, पर स्थित है, और कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी इसका मुख्य प्रमुख व्यवसाय है। अब इसमें आपका क्या बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि 2000 ईसा पूर्व के बाद क्या होता है, एक मारी शहर आता है मेसोपोटामिया में, जो धीरे धीरे क्या बन जाता है, मेसोपोटामिया की राजधानी बन जाता है। और ये कहाँ पर है, ये फरात नदी के पास है। और इसका काम क्या है, मतलब कि जो भी मारी शहर में लोग रहते हैं वो अपनी जीवनचर्या किस तरीके से कंप्लीट करते हैं, तो एक तो वो लोग खेती करते हैं, दूसरा वो लोग क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं, ठीक है। तो इन लोगों के पास बेसिकली 2 ही तरह के क्या हैं, व्यवसाय हैं। 30 पॉइंट आपका क्या है कि यायावर समुदाय कृषि से समृद्ध हुए भूमि प्रदेशों में पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे। ये खानाबदोश लोग अगदी, एमोराइट, असीराई और आर्मीनियन जाति से संबंध रखते थे। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि यायावर समुदाय, तो पहले आप लोग समझिए कि यायावर समुदाय होता क्या है। यायावर समुदाय वो होते हैं जो कि अलग अलग तरह की प्रजातियों से आते हैं और अपने मौसम के अनुसार क्या करते हैं, अपने एक स्थान छोड़ के किसी और स्थान पे चले जाते हैं। किस लिए चले जाते हैं, जिससे कि वो अपने पशुओं को चारा चरा सकें, ठीक है। तो यायावर साम्राज्य मतलब यायावर जो समुदाय होते हैं वो खानाबदोश लोग होते हैं, जो कि मौसम के अकॉर्डिंग अपनी ज़रूरतों की आवश्यकताओं के अनुसार एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। तो यायावर जो समुदाय है उसमें कौन कौन से लोग आ रहे थे, उसमें आ रहे थे जैसे आपके अगदी, एमोराइट, असीराई और आपके आर्मीनियन, ठीक है। ये सारे जो लोग थे ना, ये धीरे धीरे क्या कर रहे थे, मेसोपोटामिया में डेवलप हो रहे थे। ओके, एंड आपका 31 पॉइंट है
कि मेसोपोटामिया की कालगणना और गणित की विविधतापूर्ण परंपरा दुनिया की सबसे बड़ी देन है। मेसोपोटामिया में क्या है, कालगणना यानी कि टाइम की क्या है, टाइम को हम गिन सकते हैं, ठीक है। साथ ही मैथ यानी कि गणित, इन दोनों की हमें देन मिली है, मतलब कि ये हमें गिफ्टेड मिली है किस चीज़ से, मेसोपोटामिया से मिली है। ओके, 33 पॉइंट आपका है कि अंत में एक पुराकालीन पुस्तकालय और आरंभिक पुरातत्ववेता की मदद से मेसोपोटामिया की अतीत के प्रलेखों एवं परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई थी। देखिए ऐसा होता है कि अगर कोई सभ्यता होती है ना, तो उसकी जितनी भी चीज़ें मेन होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, या तो किसी म्यूजियम में सजा के रखते हैं, ओके, या तो फिर हम क्या करते हैं, कोई पुस्तकालय बनाते हैं, ठीक है, या कोई पुरालेख या घर मतलब पुरालेख जो घर होते हैं वो बनाते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, उसमें एकदम से मतलब कि अच्छी तरीके से रखते हैं। पर होता क्या है बेसिकली, जैसे हड़प्पा सभ्यता है, उसकी कुछ ही चीज़ें हमारे पास हैं, बाकी हमारे पास बिल्कुल भी ढंग से मतलब प्रूफ के तौर पे नहीं है। पर यहाँ पे क्या कोशिश की गई है, यहाँ पे मेसोपोटामिया में क्या किया गया है, पुराकालीन पुस्तकालय यानी कि पुराना यानी कि एशियन टाइम का जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, ठीक है, उन्होंने क्या करा है, आरंभिक पुरातत्ववेता यानी कि जो अभी वैज्ञानिक है, उनकी मदद से उन लोगों ने क्या करा है, मेसोपोटामिया के अतीत के जितने भी यहाँ पे हमें मिले हैं प्रूफ, जितने भी हमें अवशेष मिले या खोजने की जितनी भी हमें अवशेष चीज़ें पाई गई हैं, जैसे उनके आप बोल सकते हो मोहरे हो गए, या उनकी चीज़ें हो गई, उनकी पट्टिकाएँ हो गई, उनके जीवन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो गई, ठीक है, उनकी जातियाँ हो गई, समुदायों की कैटेगरी हो गई, ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या करा है, सुरक्षित रखी है। कहाँ पे सुरक्षित रखी है, पुस्तकालय में। कौन से पुस्तकालय में, पुराकालीन यानी कि एशियन टाइम के। ओके, एंड आपका जो 34 है यहाँ पे वो पॉइंट आपका चल रहा है, फिर आपका लास्ट हो जाएगा। 34 आपका पॉइंट क्या कहता है कि गिलेमिश उरुक नगर का शासक था और महान योद्धा था जिसने दूर दूर के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। अब यहाँ पे गिलेमिश कौन है, जो गिलेमिश है ना वो उरुक नगर का क्या है, राजा है, जो कि एक बहुत बड़ा पावरफुल योद्धा है, और जिसने क्या करा है कि मेसोपोटामिया के जितने भी दूर दूर के देश थे, मतलब कि दूर दूर के शहर थे, उसको उसने क्या कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। ओके, तो गिलेमिश का पॉइंट में मतलब कि बेसिकली आपके MCQ टाइप में क्वेश्चन आता है, तो आपको यही चीज़ याद रखनी कि गिलेमिश कौन था, उरुक नगर का राजा था। ओके, अब आपका जो इसमें 35 पॉइंट है, लास्ट है आपका ये कि समय का विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया, वहाँ से ये रोम तथा इस्लाम की दुनिया में तथा बाद में मध्ययुगीन यूरोप में पहुँचा। अब देखिए समय का विभाजन, मतलब अगर समय का विभाजन नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता कि हमारी एशियंट हिस्ट्री है, ये हमारी मॉडर्न है, ये हमारी मिडेवल है। अगर समय का विभाजन नहीं होता तो हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता चलता। तो समय का विभाजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसने करा है, ये सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने करा है, मतलब कि जो सिकंदर के जितने भी आप बोल सकते हो सन रह चुके हैं, बेटे रह चुके हैं, या मतलब जितने बच्चे थे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे किया गया है। और ये कहाँ से हुआ, फिर उत्तराधिकारियों ने अपनाया था समय का विभाजन, ठीक है, फिर ये रोम में फैला, फिर इस्लाम की दुनिया में आया, फिर धीरे धीरे ये कहाँ पहुँच गया, मध्ययुगीन का जो यूरोप है वहाँ पे पहुँच गया। सो देखा है तो आप लोग सबसे पहले जाके पार्ट 1 को देखना अच्छे से, जिससे कि आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आप लोगों को किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, आप सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड राधे राधे, जय श्री श्याम सभी को।